क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है, क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बन जाने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम सेल यूनिट ऑफ लाइफ में। तो लगभग हम चैप्टर के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं। तो पिछली क्लास में हमने बात किया था माइक्रो बॉडीज के बारे में, हमने देखा था साइटोस्केलेटल के बारे में। चलिए सबसे पहले फटाफट बताइए मुझे कि ऐसी कौन सी माइक्रो बॉडी है जो फैट का कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्जन करने में इन्वॉल्व होती है और केवल प्लांट सेल के अंदर देखने मिलती है। नेम ऑफ द माइक्रो बॉडी जो फैट को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करती है और केवल हमको प्लांट सेल के अंदर देखने मिलती है, उस माइक्रो बॉडी का नाम बताना है आपको। ठीक है, बताइए आप ऐसी कौन सी माइक्रो बॉडी है जिसके अंदर आपको कैटलेज और ऑक्सीडेज एंजाइम बड़ी मात्रा में देखने मिलेंगे। कौन सी ऐसी माइक्रो बॉडी है जिसके अंदर आपको कैटलेज और ऑक्सीडेज एंजाइम बड़ी मात्रा में देखने मिलेंगे? in which of the micro body you will find maximum amount of catalase and the peroxidase enzyme। ठीक है ना। आपको यह भी बताना है कि साइटोस्केलेटल के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं एंड व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ द साइटोस्केलेटल, ये आपको बताना है। फटाफट आंसर लिख भेजिए बेटा, है ना। मुझे आंसर मिलना चाहिए ताकि लगे कि हाँ पढ़ रहे हैं साथ में आप, है ना। ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं, हम आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा चैप्टर में, है ना। ठीक है, तो कहां थे हम? यहां पर हम जो है पिछली क्लास से बात कर रहे थे जो है साइटोस्केलेटल के बारे में बात कर रहे थे। आप बताइएगा बेटा मुझे कि माइक्रोट्यूब्यूल और एक्टिन फिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट का डायमीटर कितना होता है, कि ये आपको याद रखना है बेटा कि कितना इनका डायमीटर होता है। पिछली क्लास में लिखाया गया था। तो माइक्रोट्यूब्यूल का डायमीटर कितना होता है और माइक्रोफिलामेंट या एक्टिन फिलामेंट का डायमीटर कितना होता है और इंटरमीडिएट फिलामेंट का डायमीटर कितना होता है, ये आप बताएंगे मुझे। ठीक है ना, क्लियर? ठीक है, चलिए फिर पिछली क्लास में मैंने आपसे कहा था कि वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट में, वेसिकल्स के ट्रांसपोर्ट में जो आपके साइटोस्केलेटल कंपोनेंट होते हैं दे प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, तो मैंने कहा था कि वेसिकल्स को कैरी करने में एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोटीन रोल प्ले करता है, उसे बोलते हैं काइनेसिन बोलते हैं। और इस काइनेसिन को आप डिटेल में पढ़ेंगे कब? एमबीबीएस 3rd ईयर में, जब आपको पैथोलॉजी पढ़ाया जाएगा तब इसके बारे में विस्तार से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं सीलिया और फ्लैजिला पे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एनसीईआरटी में सीलिया और फ्लैजिला के बारे में क्या लिखा हुआ है, उससे हमें एक आइडिया मिलेगा कि हाँ ये एनसीईआरटी में ये ऐसा लिखा है। अब हमें इसकी डिटेल में जाके आगे क्या पढ़ना है। ठीक है, अब देखो बेटा, आप में से कुछ बच्चों ने जो है, मैंने देखा कुछ मुझे टीम ने मेल फॉरवर्ड किए कि उसमें कुछ बच्चों ने बोला है कि सर फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले टीचर्स को बोलिए कि वो भी एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ाएं। देखो बेटा, फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं बायोलॉजी से। क्या फिजिक्स में भी सर आपको एनसीईआरटी का लाइन पढ़ाएंगे तो वो लाइन पढ़ा के तो चले जाएंगे उठ के, लेकिन आप सीख कुछ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो फिजिक्स में एनसीईआरटी को बेस्ट बनाते हुए सर पूरा कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स में इंटायर थिंग इज और द एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट पे काम होता है। इसलिए जो है ऐसा मत सोचिए कि उनको एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन बांटना चाहिए, फिजिक्स में ये नहीं कर सकते। आपके केमिस्ट्री में आप इनऑर्गेनिक के अंदर एनसीईआरटी को फॉलो बाकायदा कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल में आप लाइन टू लाइन फॉलो नहीं कर सकते हैं। ऑर्गेनिक में कुछ हिस्से में फॉलो कर सकते हैं, कुछ में नहीं कर सकते हैं। इसलिए टीचर्स अपना काम जानते हैं, उन्हें पढ़ाने दीजिए, उनको सलाह मत दीजिए। ठीक है, क्योंकि वे जानते हैं क्या काम कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं। ठीक है, आप फॉलो कीजिए, समझ गए बात को? उठ के नहीं तो टीचर बन के साथ में आके जुड़ जाइए। ठीक है, यही चाहते हैं ना आप? तो भाई सिंपल सी बात यह है कि जो टीचर कर रहे हैं उनको आप नो सीखिया मत समझिए, उनको आप ऐसा मत सोचिए उनके बारे में कि ये तो नए नए अभी काम शुरू किए। संजय सर जो है वो 25 ईयर्स का नीट AIPMT ऑल इंडिया PMT मेडिकल एंट्रेंस है। मैं 25 साल पढ़ाने का अनुभव है। अमर सर बहुत साल के अनुभवी हैं। ठीक है, और मुझसे तो बातें ही नहीं करना भाई, ठीक है ना, है ना। ठीक तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि प्लीज ना, मतलब यार हमें गुस्सा क्यों आता है कि आप एक प्रतिबद्ध कमांडो के समान व्यवहार कीजिए ना। बोला है पढ़ना है मतलब पढ़ना है, आपका परिणाम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन पढ़ना फॉलो तो आपको करना पड़ेगा। आप हर जगह कंफर्ट ढूंढेंगे तो यू विल नॉट गेट एनीथिंग, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है,
कंफर्ट ही कंफर्ट मिलेगा बेटे, और बाद में फिर ये कंफर्ट बहुत भारी पड़ जाएगा। इसलिए प्लीज फॉलो थिंग्स मेटिकुलसली, फिजिक्स में एफर्ट कीजिए। फिजिक्स से डर लगता है, फिजिक्स से मेरा ऐसा होता है, कोई नहीं सुन रहा आपकी बात नीट में, समझ गए ना? करोगे तो एग्जाम निकालोगे, नहीं करोगे तो फिर पढ़ोगे। अब आपके ऊपर चॉइस है बेटा, है ना? ठीक है ना? ये मत सोचो कि मैं बहुत मीठी मीठी बातें आपसे करूंगा, नहीं करूंगा आपसे, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा ना। मेरे बच्चे को मैं बोलता हूं, नहीं, बगैर संघर्ष के तो बेटा कुछ नहीं मिलेगा लाइफ में। संघर्ष तो करना पड़ेगा, कोशिश भी करनी पड़ेगी। सहमत है मेरी बात से? हां, कोई शक? नो, ऐसा होना चाहिए, समझ गए? ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम बात करते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है। सीलिया, सिंगुलर वर्ड होता है सीलियम, ठीक है। सीलियम लिखा है मतलब एक सीलिया, केवल सीलिया लिखा है मतलब मल्टीपल सीलिया हो सकते हैं। फ्लैजिला लिखा है मतलब एक से अधिक फ्लैजिला हो सकते हैं। फ्लैजिलम लिखा है मतलब एक अकेला फ्लैजिला। अब ये छोटी सी बात है पर दिमाग में रखना के, फ्लैजिलम सिंगल फ्लैजिला, फ्लैजिला मतलब एक या एक से अधिक हो सकता है, सीलिया एक या एक से अधिक हो सकता है, सीलियम वन है अकेला, ठीक है ना? क्लियर, ठीक है। फिर ये क्या होते हैं? हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ दिस सेल। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो गए, बोले अरे सर ये तो सेल मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ है, क्या हुआ ये? अरे बेटा कुछ नहीं है, देखो मेरी बात समझो, ठीक है। जैसे एक सेल है, ठीक है, ये सेल है, इस सेल का मान लो मैंने कहा ये यूकैरियोटिक सेल है और उसका ये फ्लैजिला है, इसका ये फ्लैजिला है, ठीक है ना? अब हमने क्या किया, हमने इस फ्लैजिला को जो है वो मैग्नीफाई करके देखा। तो क्या देखा हमने? कहा ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। फिर क्या है? ये सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल ने एक्सोनिम को प्रोड्यूस किया, 9+2 रेजिमेंट को प्रोड्यूस किया उसने, ये 9+2 रेजिमेंट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। ये पूरी मशीन है, ठीक है। अब इस मशीन को कवर करने के लिए क्या है? मेम्ब्रेन का ये हिस्सा ऐसा उभरा, इसने इसको कवर कर लिया, ये सीलिया फ्लैजिला की मेम्ब्रेन बन गई है। क्योंकि सेंट्रियोल के पास तो अपनी कोई मेम्ब्रेन होती ही नहीं है भाई। सेंट्रोसोम सेंट्रियोल में कोई मेम्ब्रेन होती है क्या? नहीं होती है। तो यही बात लिखी उसने, यही लिखा है इसने कि अंदर क्या भरा हुआ है इसमें? अंदर इसमें एक्सोनिम भरा हुआ है, एक्सोनिम, जो कि 9+2 अरेंजमेंट है। बाहर क्या है? बाहर मेम्ब्रेन है। तो एक्चुअली में जो सीलिया और फ्लैजिला की मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन है। वो देखो बना के दिखाया डायग्राम में मैंने बेटा, है ना? ठीक है, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। फिर cilia are small structures which work like oars, ठीक है, causing a movement of either the cell and the surrounding fluid। के cilia क्या होता है? छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे आपने कभी देखी वो मशीन की घिरनी होती, कैसी होती है वो? के जैसे हम आपसे कहते हैं कि ऐसा होता है, जैसे एक आपने जनरली हम देखते हैं ऐसे जो ये अरे मशीन में नहीं होता, ऐसे ऐसे घड़ी के अंदर भी इसी मशीन होती है कि ये घूमता है, फिर ये घूमेगा साथ में इसके, ठीक है ना? ऐसे होता ना, ठीक है। ऐसे कुछ गंगूरे से निकले होते हैं, उभार निकले होते हैं, एक घूमेगा तो दूसरा भी घूमेगा के। तो एक्चुअली में ऐसे जो है मैंने कहा आपसे कि छोटे छोटे उभरे हुए उभार होते हैं जो मूव। अब इनकी खास बात क्या है? ये एक डायरेक्शन में मूव करते हैं। जैसे मैंने कहा कि देखिए ये सीलिया हो, मान लो मैंने कहा कि एक सेल की सरफेस है उसमें 8 सीलिया प्रेजेंट है, ये 8 सेल के। अब ये कैसे मूव कर रहे हैं? एक डायरेक्शन में, लगातार एक डायरेक्शन में मूव करेंगे, एक डायरेक्शन में मूव करेंगे तो लिक्विड को एक दिशा में फेंकेंगे कि यहां का लिक्विड को वो यहां भेज देंगे, ठीक है ना? क्लियर? तो मैंने क्या कहा आपसे कि ये एक पर्टिकुलर एक जिसे मैंने कहा ये जो है वो मल्टीपल सीलिया प्रेजेंट है, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम करेंगे, ठीक है। उभार है छोटे छोटे से जो फ्लूइड के अंदर मूवमेंट करेंगे और एक दिशा में उसको भेजेंगे, ठीक है, कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ आइदर द सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड, ठीक है। तो इसका मतलब इसीलिए आप देखते हैं कि हमारी बॉडी में भी कई जगह पर आपको जो है वो सीलिएटेड इपिथेलियम देखने मिलती है। जब हम पढ़ेंगे ना बेटा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, तब इपिथेलियम पढ़ेंगे हम, तब देखेंगे कि सीलिएटेड इपिथेलियम क्या काम करती है। तो हमारी बॉडी में भी कई जगह पर ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर फ्लैजिला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट। के फ्लैजिला जो होते हैं बेसिकली ये सेल मूवमेंट में प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और सीलिया जो होते हैं ना, सीलिया सेल के मूवमेंट के अलावा वो बॉडी फ्लूइड्स के मूवमेंट में भी इन्वॉल्व होते हैं, यानी सीलिया बॉडी फ्लूइड्स के मूवमेंट में भी इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि फ्लैजिला जो है प्राइमरली सेल मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। फिर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोटिक ही होता है, आप एनसीईआरटी ने ऐसे लिख दिया प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, जैसे कि कोई यूकैरियोटिक बैक्टीरिया भी होता हो। वाह 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 रे बुद्धिमान व्यक्ति, ठीक है। तो चलो ठीक है, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोटिक ही होता है, ठीक है। ऑल्सो पजेस
फ्लैजिला, इनमें भी फ्लैजिला होते हैं, बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट टू दैट फ्रॉम द यूकैरियोटिक फ्लैजिला, क्योंकि बैक्टीरियल फ्लैजिला में क्या होता है बेटा, उसमें 1+0 अरेंजमेंट होता है, केवल फ्लैजिलिन प्रोटीन देखने मिलता है, बीच में ये खोखले होते हैं कि इनमें कोई एक्सोनिम जैसा नहीं था, बीच में ये खोखले होते हैं बेटा, ठीक है ना, क्लियर। चलिए फिर The electron microscopic study of a cilium or a flagellum shows that they are covered with plasma membrane। मैंने बताया कैसे बेटा, मैंने आपसे कहा ना कि जैसे ये एक सेल है, मैंने कहा ये एक सेल है और सेल में जुड़ा हुआ है ये जो है वो एक फ्लैजिला है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा आपसे बेटा कि एक्चुअली में जो फ्लैजिला की जो मेम्ब्रेन है वो क्या है, वो ये सेंट्रियोल था, इसमें ये एक्सोनिम निकला, ठीक है, ये बन गया फ्लैजिला बन गया। तो जो फ्लैजिला की मेम्ब्रेन है, सीलिया की मेम्ब्रेन है, वो सेल मेम्ब्रेन का ही उभार होती है, ठीक है ना। द कोर इज कॉल्ड एक्सोनिम, ये जो कोर है ना इसको बोला हमने एक्सोनिम, दिस इज द एक्सोनिम, ठीक है ना। पजेस ए नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं जो लॉन्ग एक्सेस में, देखिए लॉन्ग एक्सेस में पैरेलल रन कर रहे हैं। एक्सोनिम में 9 पेयर ऑफ डबलेट फाइबर के, 9 पेयर होते हैं डबलेट फाइबर के, और जो रेडियली अरेंज होंगे, और बीच में होगा एक पेयर होगा वो सेंट्रली लोकेटेड फाइबर का होगा, मतलब 9 डबलेट फाइबर होगा इसमें बेटा, और 2 इसमें डुप्लेट फाइबर, 2 इसमें सिंगल फाइबर होगा इसके अंदर, तो क्या होगा ये 9+2 अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। ऐसे अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हम, ऐसे एक्सोनिम माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट को हम 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा यूकैरियोटिक सीलिया फ्लैजिला में आपको 9+2 अरेंजमेंट बेटा देखने मिलता है, 9+2 अरेंजमेंट आपको देखने मिलेगा, क्लियर, ठीक है। द सेंट्रल ट्यूब्यूल आर कनेक्टेड बाय ब्रिजेस and is also enclosed by a central sheath, ठीक है ना, which is connected to one of the tubule of each peripheral doublet by the radial spoke के। तो वो क्या बोलना चाहता है कि जो सेंट्रल ट्यूब्यूल होते हैं, ठीक है ना, ये आपस में भी एक ब्रिज से जुड़े होते हैं, और इसके अलावा जो डुप्लेट फाइबर हैं, इन डुप्लेट फाइबर से भी ये ऐसे स्पोक के थ्रू ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है ना, ऐसे ये कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। तो कुल 9, अब 9 डुप्लेट फाइबर है, तो 9 हमको क्या दिखाई पड़ेंगे, मैंने आपसे कहा 5 बन गया ये, ठीक है, 6, 7, ठीक, 8 एंड 9 के 9 हमको ऐसे स्पोक जो है वो दिखाई पड़ेंगे, पूरे सर्कल में होंगे, ठीक है। अब 2 स्पोक के बीच का एंगल कितना होगा, कोई पूछता है आपसे कि 2 स्पोक के बीच का एंगल कितना होगा, तो 360/9 मतलब 40 डिग्री के, ये जो एंगल होगा ये 40 डिग्री का एंगल हमें इसमें होगा, ठीक है। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, 40 डिग्री का एंगल 2 स्पोक्स के बीच में होगा, ठीक है। पेरिफेरल डबलेट आर आल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स के, ये भी आपस में लिंकर से जुड़े होते हैं। कैसा होता है हम आगे देखते हैं डायग्राम इसका। बोथ सीलिया एंड फ्लैजिला इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडी के। याद रखिएगा, इतनी सी बात दिमाग में रखिए कि सेंट्रियोल जो है, सेंट्रियोल सीलिया फ्लैजिला को प्रोड्यूस करता है, और जब सेंट्रियोल सीलिया या फ्लैजिला को प्रोड्यूस करता है उस समय सेंट्रियोल को हम बेसल बॉडी बोलते हैं, बेसल ग्रेन्यूल बोलते हैं, या ब्लेफेरोप्लास्ट बोलते हैं। बेसल बॉडी बोलते हैं, बेसल ग्रेन्यूल बोलते हैं, या ब्लेफेरोप्लास्ट कहते हैं उसको हम, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बेटा, एनसीईआरटी का इमेज है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है बेटा, तो इसको लापरवाही में नहीं लेना है, इसको दिमाग में रखना है, ठीक है ना। यू शुड ऑल्सो रिमेंबर दिस इज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक इमेज है बेटा, और ये इसका बनाया गया इमेज के। देखिए सबसे बाहर आप देख रहे हो वो आपको दिखाई पड़ रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना। फिर आप देख रहे हो डबलेट फाइबर देख रहे हैं, आपको ये दिखाई पड़ रहा है, आपको ये डबलेट फाइबर आपको ये दिखाई पड़ रहे हैं पेरिफेरल, ठीक है ना, क्लियर। फिर आप क्या देख रहे हो, इंटर डबलेट ब्रिज क्या होता है बेटा, ये 2 डुप्लेट फाइबर को आपस में जोड़ने वाला, देखिए इंटर डुप्लेट ब्रिज दिखाई पड़ रहा है हमें ये, ठीक है, क्लियर है ना, ठीक। फिर क्या देख रहे हो, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, ये क्या है, ये आपको दिखाई पड़ रहा है, ये आपको दिखाई पड़ रहा है बेटा, ये दिस इज दी सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल दिखाई पड़ रहा है आपको, ठीक है ना, क्लियर। फिर क्या देख रहे हो आप, रेडियल स्पोक देख रहे हैं, रेडियल, दिस इज दी रेडियल स्पोक, जो कि सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल से जो है वो इसको कवर किए हुए बेटा, ठीक है ना, ठीक है, जोड़े हुए इसको, ये सेंट्रल जो है हमको दिखाई पड़ रहा है, ये रेडियल स्पोक दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। एंड दिस इज दी सेंट्रल शीथ, जिसके अंदर पे जो है डुप्लेट फाइबर प्रेजेंट है, वो सेंट्रल शीथ दिखाई पड़े। तो लेवलिंग याद रखिए, द लेवलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसका लेवल आपको याद रखना है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट इमेज है, और अभी तक एग्जामिनर ने इस इमेज में डिटेल में जाके क्वेश्चन नहीं किया है, ठीक है। ये एनसीईआरटी के अंदर है बेटा, तो मैं मानकर चल रहा हूं कि ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो रहेगा आपका, आपके सब्जेक्ट के 2021 नीट के अंदर ये
एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना। ये भी हो सकता है कि 2020 के अंदर भी ये पूछ सकते हैं, अभी तक एग्जाम हुआ नहीं इसका, तो यदि मान लीजिए तो मतलब अभी इस साल पूछेंगे तो फिर अगले साल नहीं पूछेंगे, जब बट ऑब्वियस सी बात है, पर ये एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से बेटा एक है ये, ठीक है, क्लियर। तो अब जब हम बात करते हैं बेटा, हम 9 डुप्लेट फाइबर की बात करते हैं, तो क्या देखें, हम देख रहे हैं यहां पे, हमको दिखाई पड़ रहा है यहां पे 9+2 अरेंजमेंट को देख रहे हैं यहां पे हम देख रहे हैं कि जो मेम्ब्रेन है, एक्चुअली जो सीलिया फ्लेजा की मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है, उसका सॉफ्ट दिखाई, उभरा हिस्सा दिखाई पड़ रहा है। नीचे वाला जो बेसल हिस्सा होगा उसे क्या बोलेंगे, बेसल बॉडी, निचले हिस्से को हम क्या बोलेंगे, बेसल बॉडी बोलेंगे। और बेसल बॉडी जो है वो सेंट्रियोल के मोडिफिकेशन से बनती है बेटा, ठीक है, ठीक है, सेंट्रियोल ही बेसल बॉडी कहलाएगा, ब्लेफेरोप्लास्ट कहलाएगा या बेसल ग्रेन्यूल कहलाएगा। और फिर देख रहे हैं हम यहाँ पे क्रॉस सेक्शन काट के देखा हमने, तो हमें 9+2 अरेंजमेंट देखने यहाँ पे मिल रहा है इसमें, ठीक है ना, ठीक है, हमें 9+2 अरेंजमेंट देखने मिल रहा है यहाँ पे, किसमें, सीलिया फ्लैजिलामेट के। अब सबसे बड़ी बात है कि हम देखते हैं कि जो बेसल बॉडी है, अब कोई पूछता है बेसल बॉडी में अरेंजमेंट कैसा है, तो एक्चुअली बेटा जो बेसल बॉडी है, जो इसका बेसल बॉडी है, एक्चुअली वो क्या है, वो है सेंट्रियोल, और सेंट्रियोल में अरेंजमेंट होता है 9+0, सेंट्रियोल में 9+0 अरेंजमेंट होता है। सेंट्रियोल में बीच में खोखला होता है, कुछ नहीं होता बीच में उसके, और पेरिफेरी में 9 ट्रिपलेट, 9 क्या होता है इसमें, 9 ट्रिपलेट फाइबर होते हैं, 9 ट्रिपलेट फाइबर होते हैं, जबकि जो है सीलिया या फ्लैजिला में 9 डुप्लेट फाइबर होते हैं। ये फर्क है बेसल बॉडी और सीलिया फ्लैजिला की शाफ्ट जो होती है, जो उभरा हिस्सा शाफ्ट बोलते हैं, उसके बीच में माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट में फर्क होता है। बेसल बॉडी 9+0 अरेंजमेंट शो करती है, जबकि माइक्रोट्यूब्यूल जो शाफ्ट ऑफ फ्लैजिला में या सीलिया के सॉफ्ट में होते हैं वो 9+2 अरेंजमेंट को शो करते हैं, ठीक है, क्लियर, देखे ना, तो ये फर्क है बेटा ना। तो याद रखना, देखो भले ही बेसल बॉडी से सीलिया फ्लैजिला निकलते उत्पन्न होते हैं, लेकिन होता क्या है बेटा, होता ये कि सीलिया फ्लैजिला की जो सॉफ्ट उभरा हिस्सा होता है 9+2 माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट होगा उसमें, और जो अंदरूनी हिस्सा है उसका बेस वाला हिस्सा है जो बेसल बॉडी है उसमें 9+0 अरेंजमेंट होगा, ठीक है, क्लियर। तो हम देख रहे हैं ये प्रोटीन आर्म दिखाई पड़ रहे हैं आपको फ्यूज माइक्रोट्यूब्यूल के, तो अब ये हमारे 9+ हमको दिखाई पड़ रहा है, ये 9+2 अरेंजमेंट को हम देख रहे हैं, ठीक है, क्लियर। देखते हैं, चलिए, द सीलिया और फ्लैजिला शोज 9+2 अरेंजमेंट, ठीक है। इसका मतलब है सीलिया फ्लैजिला में 9 पेरिफेरल और 2 सेंट्रल फाइबर होते हैं। 9 पेरिफेरल फाइबर क्या होते हैं, डुप्लेट फाइबर होते हैं। और याद रखिएगा डुप्लेट फाइबर ऐसे होते हैं, ये डुप्लेट फाइबर है ना, इसमें से आर्म निकली होती है सामने, आगे इसमें से आर्म निकली होती है, और ये जो आर्म होती है ये डायनिन प्रोटीन से बनी आर्म होती है। पूछा जाता है एग्जाम में के, जो आर्म बनी होती है वो डायनिन प्रोटीन से बनी आर्म होती है, ठीक है। और जो स्पोक होते हैं, जहां पे मैंने कहा ना आपसे कि ये 2 सेंट्रल फाइबर है, ये इसकी शीथ है, ठीक है, ये डुप्लेट फाइबर, ठीक है ना, डुप्लेट फाइबर है ये, ठीक है, ये डुप्लेट फाइबर हो गए। तो ये डुप्लेट फाइबर जो होते हैं इनमें से आर्म निकली होती है, डायनिन प्रोटीन से बनी ऐसी आर्म जो है हमको निकली हुई दिखाई पड़ेगी है, ठीक है, ये आर्म निकली हुई है आपस में, ठीक है ना, ठीक। फिर जो इससे जो मैंने कहा आपसे कि जो इससे जो है नेक्सिन प्रोटीन से बने स्पोक होंगे, जो इसको जो है वो यहां पर जो है वो सेंट्रल हब से इसको जो है सेंट्रल हिस्से से इसको कनेक्ट करेंगे, सेंट्रल जो है वो जो ट्यूब्यूल उससे वो कनेक्ट करेंगे। तो ये क्या हो गया बेटा, ये नेक्सिन प्रोटीन से बने हुए स्पोक हो गए यहाँ पे, ठीक है ना। फिर इंटर डुप्लेट फाइबर भी होते हैं, मैंने आपको बताया था बेटा, इंटर डुप्लेट फाइबर होते हैं जो इनको आपस में कनेक्ट करते हैं, ऐसे इंटर डुप्लेट फाइबर भी होते हैं, एनसीईआरटी में भी ये बना हुआ है, ठीक है ना, ऐसे ही ये पूरी मशीनरी होती है, ठीक है, ये भी आपस में ये पूरी मशीनरी होती है सीलिया फ्लैजिला की, ठीक है। These duplet fiber are connected with this 2 central fiber with the help of the nexin protein spoke, okay? तो जो डुप्लेट फाइबर में जो उभार निकले हुए हैं बेटा वो डायनिन प्रोटीन से बने होते हैं, और जो स्पोक जिसके थ्रू ये जुड़े होते हैं, किससे, सेंट्रल फाइबर जुड़े होते हैं, उसे हम बोलते हैं वो नेक्सिन प्रोटीन से बना होता है, ठीक है ना। इट इज इंपॉर्टेंट इमेज बेटा, ठीक है, समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इमेज, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा, के तो क्या देख रहे हैं आप, आपको दिखाई पड़ रहा है इसमें 2, ठीक है, 2 आपको इसमें जो है वो 2 इसमें आपको जो क्या दिखाई पड़ रहा है, इसमें 2 आपको जो दिखाई पड़ रही है, 2 आपको जो है वो सेंट्रल फाइबर है ना, 2 सेंट्रल फाइबर आपको ये दिखाई पड़ रहे हैं इसमें 2, दीज आर 2 सेंट्रल फाइबर, ठीक है, ये ठीक है, मैंने ऐसे बना दिया इसको ताकि याद रहे, क्योंकि बीच में खोखला माइक्रोट्यूब्यूल है ना, बीच में खोखले होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, तो ट्यूब्यूल्स, तो ठीक है, ये 2
सेंट्रल फिब्रिल हो गया इसमें बेटा, क्या फिर क्या देख रहे हो आप देख रहे हो ये, आप क्या देख रहे हो इसमें, आपको दिखाई पड़ रहा है बेटा ये शीट दिखाई पड़ रहा है आपको इसमें, इलेक्ट्रॉन डेंस मेटल शीट दिखाई पड़ रहा है आपको इसमें, ठीक है। फिर क्या देख रहे हो आप ये हिस्सा एक्सोनिम 9+2 एलिमेंट को, ये एक्सोनिम को शो करता है। डायनिन प्रोटीन से बनी आर्म दिखाई पड़ रही है, आर्म जो है वो डायनिन प्रोटीन से बनी आर्म, ये आर्म दिख रहे हैं आपको, ये डायनिन प्रोटीन से बनी आर्म के। डुप्लेट फाइबर दिखाई पड़ रहा है, मेम्ब्रेन दिखाई पड़ रही है आपको, नेक्सिन स्कोप जो स्पोक है वो नेक्सिन से बना होता है, और सेंट्रल फिब्रिल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है ना बेटा, क्लियर। ये अब देखो ये पूरी मशीन देखो कवर किसने किया, मेम्ब्रेन। वो मेम्ब्रेन कहां से आई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आती है वो, ठीक है, क्लियर। द cilia and flagella have membrane. In lower organisms, the cilia and flagella are the organ of locomotion, and while in higher animal, these helps in the movement of body fluid. Very important के lower organism में cilia flagella उनके movement में help करते हैं, जबकि higher organism में क्या होता है कि जो cilia flagella होते हैं वे body fluids के movement में help करते हैं, जैसे हमारी body में भी होते हैं, ठीक है। और इसमें लिखा है दे फॉर्म टेल ऑफ स्पर्म के, फ्लैजिला जो होता है वो एनिमल्स के अंदर फ्लैजिला जो होता है वो स्पर्म की टेल में पाया जाता है, और स्पर्म के मूवमेंट में वो हेल्प करता है, ठीक है, क्लियर। देखिए है ना ये मूवमेंट है, जो सीलिया फ्लैजिला के जो मूवमेंट होते हैं ये हम देखें, जैसे सीलिया, यदि हम सीलिया के मूवमेंट को देखें तो सीलिया का जो मूवमेंट होता है, सीलरी मूवमेंट जो होते हैं दे आर वेल कोऑर्डिनेटेड के, ये अच्छे समन्वय में होते हैं, वेल कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होते हैं के, एंड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, और ये मूवमेंट हमेशा जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है, ठीक है। सीलिया के जो मूवमेंट होते हैं दे आर वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होते हैं बेटा के, ठीक है। स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक किया, फिर रिकवरी करता है, फिर पावर स्ट्रोक करता है के, जबकि जो फ्लैजिला के मूवमेंट होते हैं दे आर बेसिकली अनड्यूलेटरी मूवमेंट होते हैं के, ये रैंडम मूवमेंट होते हैं के, ये भी पावरफुल मूवमेंट होता है लेकिन रैंडम मूवमेंट होता है कि ये लोकोमोशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बेटा, ठीक है ना, क्लियर। द सीलिया आर शॉर्ट, यूजली न्यूमरस हेयर लाइक प्रोजेक्शन के, सीलिया छोटे होते हैं, संख्या में कई सारे होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, एंड कैन मूव इन ए कोऑर्डिनेट फैशन, एक निश्चित दिशा में ये काम करते हैं। पैरामीशियम में देखने मिलेगा आपको लाइनिंग ऑफ ह्यूमन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के, हमारी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो है वो में देखने मिलता। अब क्या सिग्निफिकेंस है इसका, जब हम इपिथेलियम पढ़ेंगे तब बात करेंगे। तो सीलेटेड इपिथेलियम आपको फेलोपियन ट्यूब के अंदर भी देखने मिलेगी, आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी हमको ये देखने मिलेगी, क्या, जो बॉडी फ्लूइड की मूवमेंट में रोल प्ले करता है। जबकि फ्लैजिला जो होते हैं वो लॉन्गर, लंबे होते हैं, संख्या में कम होते हैं, फ्यूअर होते हैं, विप लाइक पोजीशन के, एक लंबे से उभार होते हैं के, जैसे नाव का चप्पू होता है ना, एक बोट में बड़ा सा चप्पू होता है जो विप के, तो वैसे हमको दिखाई पड़ते हैं के। तो ये जो है बेसिकली रैंडम मूवमेंट करते हैं, स्पर्म सेल के अंदर देखने मिलते हैं। दोनों सीलिया और फ्लैजिला जो है दोनों के दोनों, यानी यूकैरियोटिक सीलिया और यूकैरियोटिक फ्लैजिला का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन एक समान होता है कि यूकैरियोटिक सीलिया का और यूकैरियोटिक फ्लैजिला का जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है, आंतरिक व्यवस्था होती है, वो एक समान होती है, जबकि ये प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला से डिफरेंट होती है। यूकैरियोटिक और फ्लैजिला और यूकैरियोटिक सीलिया में अंतर आता है मूवमेंट का, ठीक है, मूवमेंट का फर्क होता है उसमें, लेकिन इंटरस्ट्रक्चर उनका एक समान होता है, ठीक है, क्लियर। ये देख रहे हैं हम, बैक्टेरियल फ्लैजिला जो होता है वो बेसिकली जो है वो डिफरेंट होता है, वो फ्लैजिलन प्रोटीन से बना होता है, उसमें 9+2 एलिमेंट नहीं होता। अब कोई भी एक फ्लैजिला को जब देखेंगे उसमें आपको 4 हिस्से दिखाई पड़ेंगे। एक तो बेसल बॉडी होगा बेटा, रूटलेट, जिसे मैंने आपसे कहा ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो ये इसका बेसल बॉडी हो गया ये, ठीक है। फिर मैंने कहा बेसल बॉडी हो गया ये, यहां से फिर क्या हुआ, यहां से जो है सीलिया फ्लैजिला जो है वो एक्सोनिम प्रोड्यूस होकर एक्सोनिम ऊपर की और एक्सोनिम ग्रो किया ये, ठीक है। तो क्या बोला हमने कहा कि मेम्ब्रेन, हमने कहा कि जैसे ही मेम्ब्रेन से ये बाहर की तरफ उभार हुआ इसका, ठीक है, उभरा हिस्सा, ठीक है, तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये जो हिस्सा है ये तो हो गया बेटा बेसल बॉडी हो गया, ये बेसल बॉडी हो गया ये, ठीक है। फिर क्या हो गया, ये जो हिस्सा जहां से निकला ये हिस्सा कहलाया इसका रूट, ये इसका हिस्सा रूटलेट कहलाया, इसका रूटलेट का रूट कहलाया, क्या क्लियर, ठीक है। और ये हिस्सा क्या कहलाया इसका हिस्सा, ये हिस्सा इसका साफ्ट कहलाया, इसका साफ्ट कहलाया के। और जहां बेसल बॉडी प्रेजेंट है ये पूरा हिस्सा क्या कहलाया, ये हिस्सा बेसल प्लेट कहलाया के, जहां बेसल बॉडी प्रेजेंट है वो बेसल प्लेट कहलाया के। तो हम क्या देखते हैं, बेसल बॉडी, रूटलेट, बेसल प्लेट, साफ्ट हमको देखने मिलता है के। एक्सोनिम के अंदर 11 फिब्रिल होते हैं, क्योंकि 9 डुप्लेट प्लस 2 सेंट्रल, कितना हो गया, 11 हो गया के।
सीलिया और फ्लैजिला डिफर करते हैं नंबर में, सीलिया संख्या में कई होते हैं, फ्लैजिला संख्या में कम होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में सीलिया का डिस्ट्रीब्यूशन आपको जो है वो बेसिकली हायर और लोअर एनिमल सब में देखने मिलेगा आपको, जो बॉडी फ्लूइड मूवमेंट में भी रोल प्ले करता है के, और दे शो ए कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट की। जबकि फ्लैजिला जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे तो आपको जो है वो लोकोमोटरी सेल्स के रूप में दिखाई पड़ेंगे, ठीक है, और ये संख्या में काफी कम होते हैं और इनका फंक्शन होता है बेसिकली लोकोमोशन करना। तो बॉडी फ्लूइड्स का मूवमेंट मेन फंक्शन होता है किसका, सीलिया का, हायर ऑर्गेनिज्म की बात करें हम, और फ्लैजिला का होता है मूवमेंट, जैसे स्पर्म, हायर ऑर्गेनिज्म में फ्लैजिला कहां मिलेगा आपको, स्पर्म में देखने मिलेगा, ठीक है। अनड्यूलेटरी मूवमेंट फ्लैजिला करता है, रैंडम होता है। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट सीलिया करता है, ठीक है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है बेटा जो एम्स में एक बार पूछा गया था और हमको दिमाग में रखना है, ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है वो मेडिकल में भी काम का बेटा, और ये आपको जो है वो रिपीट भी क्वेश्चन ये हो सकता है, ठीक है। तो कई बार कहते हैं बड़े आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ लेते हैं, इसलिए हमको पता होना चाहिए उसके बारे में, ठीक है। काल्मोडिलिन क्या होता है, काल्मोडिलिन इज ए कैल्शियम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के, काल्मोडिलिन एक कैल्शियम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है विच इज एसोसिएटेड विथ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट के। ये एक कैल्शियम प्रोटीन से बना जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, जिसका संबंध माइक्रोट्यूब्यूल से और माइक्रोफिलामेंट से होता है, के। और ये क्या करते हैं, ये इनका काम होता है कि जो भी माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट से जुड़ी हुई एक्टिविटीज होती हैं उसमें जो भी एंजाइम रोल प्ले करते हैं उनको ये रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो दे हेल्प्स इन देयर फंक्शन एंड रेगुलेट सम एंजाइम के, तो कुछ एंजाइम को रेगुलेट करते हैं ये, और ये माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट के फंक्शन में रोल प्ले करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कैल्शियम जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी, हमारे स्केलेटल सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, हमारे जो है वो हम कहते हैं कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट के। तो कैल्शियम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो कि सीलियरी मूवमेंट और फ्लैजिला के मूवमेंट में या माइक्रोट्यूब्यूल के अरेंजमेंट में हेल्प करता है, वो क्या कहलाता है, वो काल्मोडुलिन कहलाता है वो, ठीक है, क्लियर। चलिए अभी सीलिया फ्लैजिला की तो बात की हमने कि इसमें 9+2 अरेंजमेंट हमको देखने मिलता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ के बात करेंगे कि सेंट्रोसोम क्या होता है, सेंट्रियोल क्या होता है, क्या अभी तक इसके बारे में बात नहीं किया था उनके। देखो मैंने आपसे कहा था कि पूरी सेल में, देखो नंबर 1 एनिमल सेल में सेंट्रोसोम देखने मिलेगा, प्लांट सेल में देखने नहीं मिलेगा। नंबर 2 मैंने कहा था पूरी सेल में मेम्ब्रेन केवल 2 जगह पर नहीं होती है, राइबोसोम में और सेंट्रोसोम में, ठीक है। और मैंने कहा था आपसे कि पूरी सेल में 2 जगह पे आपको जोन ऑफ एक्सक्लूजन देखने मिलेगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में और सेंट्रोसोम में। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जोन ऑफ एक्सक्लूजन का मतलब है कि उसके आसपास का साइटोप्लाज्म में कोई दूसरा सेल कंपोनेंट देखने नहीं मिलेगा आपको, उसे जोन ऑफ एक्सक्लूजन कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पे हम कि सेंट्रोसोम क्या लिखा है एनसीईआरटी में। सेंट्रोसोम is an organelle usually containing 2 cylindrical structure called centriole। याद रखिएगा बेटा, सेंट्रियोल नॉट इंडिपेंडेंट, सेंट्रियोल इंडिपेंडेंट सेल ऑर्गेनेल नहीं है, इंडिपेंडेंट सेल ऑर्गेनेल नहीं है। सेंट्रोसोम इज इंडिपेंडेंट सेल ऑर्गेनेल के, मतलब एक सेंट्रोसोम के अंदर 2 सेंट्रियोल होते हैं, तो सेंट्रियोल एक अकेला सेल ऑर्गेनेल नहीं है बेटा, एक्चुअली सेल ऑर्गेनेल क्या है, वो होता है सेंट्रोसोम होता है। तो फिर yes they are surrounded by the amorphous pericentricular material के। बड़े मजे की बात यह है कि पूरी सेल में एकमात्र सेल कंपोनेंट जो अपने आप को डुप्लीकेट करता है, जो अपने आप को डिवाइड करके 2 हो जाता है और उसमें डीएनए भी नहीं होता है, वो है सेंट्रियोल्स, सेंट्रोसोम के। सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल जो हैं उनके पास में डीएनए नहीं होता है, दे कैन रेप्लिकेट देमसेल्व्स विदाउट डीएनए, बगैर डीएनए के अपने आप को ये रेप्लिकेट कर सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर। इनमें एमॉर्फस और इनमें मजे की बात है कि इनमें जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं ना वो चार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं और ये उसके ओरिएंटेशन अरेंजमेंट में भी हेल्प करते हैं। बोथ द सेंट्रियोल्स इन द सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन विच ईच हैज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्ड व्हील। आप देखो मैंने आपसे कहा कि जो सेंट्रियोल होते हैं बेटा, ये यदि हम इनको देखें तो ये एक्चुअली कैसे, मैंने आपसे कहा कि मेरे पास जो है वो 2 पेन है, ठीक है ना, ठीक। तो मैंने कहा कि ये सेंट्रियोल अपने आप को कैसे सेंट्रोसोम अरेंज करते हैं, ये एक सेंट्रियोल है, ये दूसरा सेंट्रियोल है, के ये अपने आप को राइट एंगल में ऐसे, राइट मैंने कहा ऐसे राइट एंगल में इन्होंने अपने आप को अरेंज करके। सामने से देखोगे ना आप तो आपको दिखाई पड़ेगा, हाँ एक सेंट्रियोल ये है, एक सेंट्रियोल ये है, आपको सामने से 2 दिखाई पड़ रहे हैं, देखिए ध्यान से, आपको सामने से, ठीक है, 2 आपने कहा सर एक सेंट्रियोल ये है, एक सेंट्रियोल के, लेकिन जब हम गौर से देखेंगे तो हमें समझ में आएगा अच्छा ये आजू बाजू नहीं है, ये एक दूसरे के राइट एंगल पर प्रेजेंट, एक दूसरे के जो है वो 90 डिग्री एंगल पर ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है बेटा, ठीक, ये होता है अपना जो है कि एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं वो, क्लियर, ठीक है, ठीक।
और हर एक में कार्ड व्हील के समान आपको ऑर्गेनाइजेशन देखने। कार्ड व्हील के समान ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है बेटा? बैलगाड़ी के पहिए के समान देखने मिलता है। ठीक है, क्या होता है इसमें कि इसमें जैसे हमने कहा 9, इसमें जो है आपके जो है वो 9 ट्रिपलेट, 9 इसमें क्या होंगे? 9 इसमें ट्रिपलेट फाइबर होंगे। ठीक है, तो मैंने कहा चलो हम एक छोटा सा डायग्राम आते हैं यहाँ पे ना। ठीक है, बीच में एक पहले तो बैलगाड़ी के पहिए में बीच में क्या होता है? खाली जगह होती है जहां से व्हील को लगाते। कभी देखिए आपने बैलगाड़ी? ठीक है, जो लोग विलेज में हैं बेटा वो तो जरूर देखे होंगे कि मैं भी बचपन में जो है वो कभी कभी अपने दादाजी के गांव जाया करता था ना, तो कभी बीमार पड़ गए, कुछ हो गए, तो पास के गांव में एक नीम हकीम खतराए जान डॉक्टर बैठा करता था कि वो बड़ा अच्छा डॉक्टर था हालांकि। ठीक है, पर मतलब बड़ा अच्छा मतलब कि बुखार की गोली दे दिया करते थे वो। तो उनके पास कई बार हमको लेके, जब छोटे बच्चे थे काफी, तब बैलगाड़ी में लेके जाते थे उठ के। बहुत भीड़ हुआ करती थी उस डॉक्टर के पास में। वो 8-10 गांव में एक वही व्यक्ति था जिसको दवा देना। जब बाद में मैं जब मेडिकल में गया, मैंने सुना, पता किया मैंने, तो मालूम चला कि वो डॉक्टर तो जो है वो इवन ही इज नॉट हैविंग ट्रेनिंग, जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो भी नहीं था उनको। केवल ये था पता कि ये दवा बुखार में देनी है, तो वो डब्बा मार्केट से, मेडिकल स्टोर से दवा लेके जब भी आया करते थे उसमें लिखवा लेते कि ये बुखार की दवा इस डोज में देनी है। ठीक है, पेशेंट कोई भी बुखार है तो वो दवा दे दो। ठीक है, कई बार जो है वो एंटीबायोटिक, एंटीवायरल सब मिला के पुड़िया बना के पकड़ा दी पेशेंट को, अब तू खा भाई, तेरा जान कोई ना कोई दवा तो काम करेगी। ठीक है, तो समटाइम्स जो साइड इफेक्ट होते हैं वो लॉन्ग टर्म में होते हैं, बाद में होते हैं। ठीक है, तो देखो कितना हो गया बेटा? ये 9 माना हमको पूरा। ठीक है ना, ये देखो ना कितना हो गया? ये 7, 8 एंड 9। ये 9 ट्रिपलेट फाइबर हो गया यहाँ पे। ये 9 ट्रिपलेट फाइबर, बीच में जो दिखाई, बीच में सेंट्रल खाली जगह, बीच में खाली जगह। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल है, ये खाली, बीच में ये खाली जगह, कुछ नहीं इसमें। ठीक है ना, खाली जगह। ठीक है, 0 बोला तभी तो उसको हमने। ठीक है, फिर क्या देखा हमने? कहा कि जो है, और ये इस खाली जगह में ऐसे स्पोक के समान से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ऐसे स्पोक जहां पे जो इसको जोड़ कर रखता है बेटा ऐसा। ठीक है, ठीक है, और ये सब कुछ जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल इसके आसपास हमको देखने मिलता है। फिर आपस में भी ये जुड़े होते हैं। आपस में ये कैसे जुड़े होते हैं? हमने कहा आपस में ऐसे जुड़े होते हैं। ठीक है, Hello, everyone. My name is Newton. I hope you are enjoying. Sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. ठीक है, ये हो गया 9+0 अरेंजमेंट। ठीक है ना, क्लियर? ये हमको देखने मिलता है कहां पर? सेंट्रियोल्स में हमको ये देखने मिलता है, बैलगाड़ी के पहिए के समान, कार्ड व्हील के समान। ठीक है ना? दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फिब्रिल ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन के। ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए हैं, मतलब एक ट्रिपलेट फाइबर में 3 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। ठीक है, ईच ऑफ द पेरिफेरल फिब्रिल इज ए ट्रिपलेट, द एडिशन ट्रिपलेट आर आल्सो लिंक्ड के, वो भी आपस में जुड़े होते हैं। The central part of the proximal region of the centriole is also proteinous and called the hub. बीच वाले हिस्से को हब बोलते हैं। यहाँ पे कोई ट्यूब्यूल यहाँ पर नहीं होता है। It is connected with the tubule to the peripheral triplet by a radial spoke made of protein के। तो जो प्रोटीन से बने स्पोक होते हैं वो सेंट्रल हिस्से हब को से जोड़ते हैं। क्या हब वाले हिस्से में प्रोटीन होगा, लेकिन वहाँ पे ट्यूब्यूल देखने आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, the centriole form the basal body of cilia and flagella. सेंट्रियोल सीलिया फ्लैजेला की बेसल बॉडी को बनाता है। स्पिंडल फाइबर के अरेंजमेंट के दौरान जो है वो, अब वो पूरे के पूरे डायरेक्शन है, हम कहते हैं जब जो स्पिंडल फाइबर का अरेंजमेंट होता है। अब आप बोलोगे सर ये स्पिंडल फाइबर क्या चीज है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। देखो बेटा, स्पिंडल तंतु के समान दिखाई पड़ेंगे। के फाइबर रेशे हैं के, ये वो धागे होते हैं बेटा जिन धागों से हम क्रोमोसोम को पकड़ के खींचते हैं। क्रोमोसोम को डिवाइड करने में ये धागे काम आते हैं, स्पिंडल फाइबर कहते हैं। और ये आपको कब दिखाई पड़ेंगे? ये आपको दिखाई पड़ेंगे सेल डिवीजन के समय दिखाई पड़ेंगे। स्पिंडल फाइबर, एक स्पिंडल फाइबर को बनाने के लिए हमको कई सारे माइक्रोट्यूब्यूल खर्च करने पड़ते हैं, तब जाके स्पिंडल फाइबर बनता है। जैसे धागों, एक मोटी रस्सी बनाने के लिए आपको कई धागे आपस में गूंथने पड़ते हैं ना, तो समझ लो आप कि माइक्रोट्यूब्यूल वो कई धागे हैं जिसके गूंथने पे एक मोटी रस्सी बनती है, स्पिंडल फाइबर, जो क्रोमोसोम को खींच के लेके आती है। ठीक है, क्लियर? देखिए अब थोड़ा सा हम अब ये तो बात की एनसीईआरटी ने, आधी आधी बात कह के, सिलेबस टाइप बात कह के एनसीईआरटी ने अपना काम खत्म कर लिया। लेकिन
हम तो ऐसा नहीं कर सकते भाई, हमको तो ढंग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सेंट्रोसोम को बेंडन एंड बॉबेरी ने डिस्कवर किया, एग्जाम का क्वेश्चन है। दे इंडिकेटेड इट इज द प्लेस फ्रॉम वेयर द एस्टर रेज अराइजेस, के इन्होंने बताया कि यही वे स्थान है जहां से एनिमल सेल में सेल डिवीजन के समय हमें ऐसा लगता है कि सितारों के समान किरणें निकल रही है। आप बोलोगे सर ये तो कुछ समझ में ही नहीं आया हमको। एक काम करते हैं, ठीक है, सेल डिवीजन के समय न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस कैसा होता है उसको देख लेते हैं कि हमने क्या देखा। हमने कहा कि एक सेल है, उसमें जो है बंटवारा होने वाला है, आपकी भाई क्रोमोसोम को बांटना है, ठीक है, मतलब बंटवारा होने वाला है, क्रोमोसोम को बराबर बांटना है और हमको जो है सेल को डिवाइड करना है, तो न्यूक्लियस को बराबर बांटना। बराबर बांटने के लिए मतलब ये कि हमें कोई ना कोई प्रोसीजर का फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या किया गया, सेल के अंदर जो है वो एक न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस को बनाया गया और सारे क्रोमोसोम को वहां पर अरेंज होने को कहा गया ताकि हम उनको बराबर हिस्सों में बांट सके, ठीक है। अब ये क्या होता है, मैंने कहा ये न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस बन रहा है, खेल के मैदान के समान है, ये खेल के मैदान के समान है जिसमें हम बाउंड्रीज बनाते हैं, गोल पोस्ट बनाते हैं। तो हमने कहा कि ये बन गया न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस, कि ये बन गया न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस। इसमें यहां पे इसके अरेंजमेंट में यहां पर रोल प्ले किया सेंट्रियोल। सेंट्रियोल प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रियोल ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सेंट्रियोल ने क्या किया, सेंट्रियोल्स ने इस माइक्रोट्यूबुल स्पिंडल फाइबर के अरेंजमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। देखें, हमने कहा ये सेंट्रियोल से हमें माइक्रोट्यूबुल का अरेंजमेंट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो सेंट्रियोल यहां पर इस जगह पर सेंट्रियोल हमें कैसे दिखाई पड़ रहे हैं, हमें स्टार के समान दिखाई पड़ रहा है। ये क्या है, ये है जो है वो ये है सेंट्रियोल, जो हमको स्टार तारे के समान दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। और इससे क्या हुआ, इससे स्पिंडल फाइबर से माइक्रोट्यूबुल ने अपने आप को अरेंज किया, ये माइक्रोट्यूबुल अपने आप को अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। जो क्रोमोसोम था, जिस क्रोमोसोम को डिवाइड करना था, वो क्रोमोसोम यहां पर आके अपने आप को अरेंज, ये क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर है, ठीक, क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम की आर्म ऐसे जमा, ठीक है, इसको बांटना है हमें, ठीक है। अब क्या हुआ बेटा, अब ये जो है वो ये प्रोटीन के धागे निकले, ये इसके कुछ धागे आर पार चले गए ऐसे, और कुछ निकले जिन्होंने इसको इस हिस्से को पकड़ लिया, के जिस हिस्से को पकड़ा उसे काइनेटोकोर बोलते हैं, सेंट्रोमियर के क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। सेंट्रो बीच वाला, सेंटर वाला पॉइंट जो कि क्रोमोसोम में होता है, जो सेंट्रोमियर है वो हिस्सा होता है बेटा जहां से क्रोमोसोम को पकड़ के खींचते हैं। जुड़ गया, ये जुड़ने के बाद क्या हो, जुड़ने के बाद में इसको इस तरफ खींचा इसने, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफिलामेंट खींचा इसको इस तरफ खींचा, तो क्या होगा बेटा, क्रोमोसोम दो हिस्सों में बट जाएगा, क्रोमोसोम दो हिस्सों में बट जाएगा। खींच दिया, उसको खींच दिया तो क्रोमोसोम दो हिस्सों में बट गया, अपोजिट पोल के मूव किया, ठीक है। तो यहां पे ये जो है, ये आप क्या देख रहे हो, ये आप देख रहे हो सेल डिवीजन का बीच में से मैंने एक स्टेप लेके आपको दिखाया। हम पढ़ेंगे कैसे बनता सब कुछ, ठीक है। अभी इतना समझ गए हम कि सेल को डिवाइड करने के पहले हमें एक प्रोटीन से बड़ा हुआ एक नेटवर्क तैयार करना पड़ता है जिसमें हम क्रोमोसोम को अरेंज कर सकें, और उस नेटवर्क को बनाने में एनिमल सेल के अंदर उस नेटवर्क को बनाने में सेंट्रियोल रोल प्ले करता है। सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल को आप एनिमल सेल से बाहर निकाल लो, सुनो बात ध्यान से, सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल को आप एनिमल सेल से बाहर निकाल लो तो फिर सेल डिवाइड नहीं कर सकती है। हमारे न्यूरॉन्स डिवाइड क्यों नहीं करते हैं, एक बार बनने के बाद हमारी ब्रेन की सेल्स न्यूरॉन डिवाइड क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं होता है। एक मैच्योर न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं होता है, इसलिए आप न्यूरॉन को डिवाइड नहीं करवा सकते, ठीक है। एनिमल सेल बगैर सेंट्रोसोम और बगैर सेंट्रियोल के डिवाइड नहीं करते। अब आप बोलोगे सर व्हाट अबाउट द प्लांट सेल, प्लांट सेल डिवाइड कर सकता है बेटा। प्लांट सेल में जो माइटोसिस होती है वो एस्ट्रल माइटोसिस नहीं होती, मतलब वो सेंट्रियोल पर डिपेंडेंट माइटोसिस नहीं होती है, तो प्लांट सेल डिवाइड कर सकता है। इसलिए प्लांट सेल में सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल नहीं होता है। एनिमल सेल में सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल इसलिए होता है क्योंकि उस वहां पर इसके बगैर डिवीजन हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो क्या देखा हमने, देखा कि जो सेंट्रियोल है वो सितारे के समान दिखाई पड़ रहा है, और उससे निकलती हुई किरणें आपको, उससे निकलती हुई जो है रेडिएशन, आपको उससे निकलते हुए जो है वो रेडिएशंस दिखाई पड़ रहे हैं। आपने इनको बोल दिया एस्टर रेज, बोला आपने के। तो एस्टर रेज जो है नथिंग, इट इज दीज आर नथिंग, ये दीज आर कंसर्न विद द न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस। एंड एस्टर रेज का संबंध क्या है बेटा, इसका संबंध होता है नाभिकीय स्पिंडल उपकरण के बनने से होता है, स्पिंडल फाइबर के अरेंजमेंट से होता है, जिसको हम कहां कब देखते हैं, सेल डिवीजन के समय देखते हैं। इंपॉर्टेंट हिस्सा है बेटा के। तो सेंट्रियोल का संबंध एस जो है वो किससे बेटा, वो है सेल डिवीजन से। के चलिए बॉबेरी ने क्या बताया, बॉबेरी ने बताया
कि उन्होंने जो है वो सेंट्रोसोम टर्म को दिया। सेंट्रोसोम एनिमल सेल में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा लोअर प्लांट ग्रुप एल्गी में, मोटाइल एल्गी, गमनशील एल्गी में भी देखने मिलते हैं हमको के। ये कभी भी हायर प्लांट सेल में आपको सेंट्रोसोम देखने नहीं मिलेंगे, ठीक है। दे नेवर बी प्रेजेंट इन द हायर प्लांट ग्रुप्स, ठीक है, क्लियर। कभी कभी हमें लोअर फंजाई में देखने मिलते हैं। सेंट्रोसोम के लिए बेटा हम डिप्लोसोम वर्ड भी यूज करते हैं, काइनेटोसोम वर्ड भी यूज करते हैं, बेसल बॉडी भी कहते हैं, ब्लेफरोप्लास्ट भी कहते हैं, बेसल ग्रेन्यूल भी कहते हैं। एंड सेंट्रोसोम के लिए ये सारे वर्ड भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको हम बेसल बॉडी या बेसल ग्रेन्यूल कब बोलेंगे, जब ये सीलिया और फ्लैजेला को प्रोड्यूस करने में रोल प्ले करेंगे, ठीक है। सेंट्रोसोम के अंदर 2 सेंट्रियोल होता है और आसपास एक क्लियर जोन होता है, साफ क्षेत्र होता है, उसे हम सेंट्रोस्फेयर कहते हैं। Centrosphere is the clear zone surrounding the centriole. It is also called काइनोप्लाज्म और साइटोसेंट्रम, के इसे हम साइटोसेंट्रम भी कहते हैं और काइनोप्लाज्म भी कहते हैं। किसको बेटा, जो क्लियर जोन सेंट्रियोल के आसपास होगा उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम जो है वो उसके लिए हम जो है उसके लिए बेटा हम क्या वर्ड यूज करेंगे, उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम जो है वो काइनोप्लाज्म या साइटोसेंट्रम वर्ड का भी यूज करते हैं, क्लियर, ठीक है। देखिए ये एक सेंट्रियोल, दूसरा सेंट्रियोल, इसके आसपास क्लियर जोन है बेटा, इसे क्या बोलेंगे, काइनोप्लाज्म बोलेंगे, ठीक है, सेंट्रोस्फेयर बोलेंगे हम, ठीक है। और देख रहे हैं आप, देख रहे हैं दोनों, देखिए गौर से, आपको 2 दिखाई पड़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे से राइट एंगल पे होंगे ये, ठीक है, देखिए ना, है ना, परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे ये। 2 आप देख रहे हैं बेटा, इसमें आपको 2 दिखाई पड़ रहे हैं, ये एक है, ये 1 है, ये एक है और ये दूसरा, ठीक है, देख रहे हैं आप, राइट एंगल में हमको ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। सेंट्रियोल एंड दी सेंट्रोस्फेयर, ठीक है, समझ में आ रहा है ना बेटा। चलिए, दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे से क्या होते हैं बेटा, राइट एंगल पे होते हैं, ठीक है। हर एक सेंट्रियोल एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, एक जो है वो सिलेंडर के समान संरचना होती है, जो कि 0.3 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है, 0.2 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। 9+0 अरेंजमेंट को ये शो करते हैं, ये 9+0 अरेंजमेंट को बेटा शो करते हैं, और ये बैलगाड़ी के पहिए के समान दिखाई पड़ते हैं। इट मींस द सेंट्रियोल कंसिस्ट ऑफ 9 ट्रिपलेट फाइबर विच आर प्रेजेंट एट द पेरिफेरी, ठीक है, कार्ड व्हील के समान ये हमको दिखाई पड़ते हैं। देखिए ध्यान से, देख रहे हैं आप, ये आपको दिखाई पड़ रहे हैं ट्रिपलेट फाइबर, और ये बीच में क्या दिखाई पड़, बीच में खाली जगह दिखाई पड़ रही है आपको, हब, बीच में जो खाली जगह उसको हमने क्या बोला, इसको हमने हब बोला, इसको हमने खाली जगह को, ठीक है ना, क्लियर। देखिए ऐसा, अब इसमें क्या क्या हम देखो, हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो दिखाई पड़ रहा है ये हमें दिखाई पड़ रहे हैं, ये हो गया है ट्रिपलेट फाइबर, ठीक है। फिर ये कहलाता है एसी लिंकर, इसे एसी लिंकर बोलते हैं। क्यों बोला ऐसा, नीचे वाले को हम बोलते हैं, नीचे वाले को बेटा क्या बोलते हैं, इसको हम ए बोलते हैं, इसको हम ए कहते हैं, ठीक है, इसको हम बी कहते हैं, इसको हम सी कहते हैं, ठीक है। देखिए आप, है ना, ठीक है ना, हमने क्या कहा, ए बी, तो हम क्या करते हैं, एसी लिंकर, ए बी सी, तो इसको हम जो है वो एसी लिंकर कहते हैं इसको हम, ठीक है। फिर क्या देखा आपने, आपको दिखाई पड़ रहा है, ये आपको दिखाई पड़ रहे हैं बेटा इसके प्रोटीन स्पोक्स दिखाई पड़ रहे हैं आपको, बीच में हब दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। फिर ये दिखाई पड़ रहा है, दीज आर दी इलेक्ट्रॉन डेंस प्रोटीन, के ये इलेक्ट्रॉन डेंस प्रोटीन होते हैं, जो यहां पर पाए जाते हैं, पेरीसेंट्रोलर सैटेलाइट बोलते हैं, पेरीसेंट्रोलर सैटेलाइट कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंस प्रोटीन होते हैं। आगे बात करते हैं इस पर, ठीक है, क्लियर, ठीक। देखिए क्या लिखा, इन सेंट्रल पोर्शन ऑफ सेंट्रियोल, सेंट्रल रॉड या हब पाया जाता है, जहां पर 9 प्रोमिनेंट स्पोक निकलते दिखाई पड़ते हैं, और ईस्ट हर एक ट्रिपलेट फाइबर में 3 माइक्रोट्यूब्यूल पाए जाते हैं बेटा, और ये माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। सेंट्रियोल के आसपास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, सेंट्रियोल के आसपास चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन बेटा नहीं होती है, ठीक है, क्लियर है ना। और ये हम देख रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल, पहले भी देखा हमने, ठीक। अब सेंट्रियोल जो है वो काम क्या करते हैं, क्या काम के, तो मैंने आपको बताया बेटा कि सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन का होता है, वेरी वेरी, वो है फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक पोल। माइटोटिक पोल का मतलब ये होता है कि मैंने आपको बताया कि ये एक प्रकार से पूरा का पूरा माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस कहते हैं, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल के मिलने पर जो है मोटी रस्सियों के समान स्पिंडल फाइबर बनते हैं, जो क्रोमोसोम के मूवमेंट में रोल प्ले करते हैं, और नाभिकीय स्पिंडल उपकरण कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस को डिवाइड करने का इससे बेहतर तरीका कोई दूसरा हो नहीं सकता है। तो ये क्या करते हैं, एक सेंट्रियोल यहां आ गया, दूसरा सेंट्रियोल यहां आ गया, और इन्होंने माइक्रोट्यूब्यूल को अपने आसपास अरेंज करना शुरू किया, और फिर इन्होंने इस प्रकार से माइक्रोट्यूब्यूल को जो है वो ऐसे इन्होंने माइक्रोट्यूब्यूल को अरेंज कर दिया,
ठीक है, और इसका जो ब्रॉडेस्ट पार्ट होता है उसे हम इक्वेटर बोलते हैं, इस ब्रॉडेस्ट पार्ट को हम इक्वेटर कहते हैं। यहां पे क्रोमोसोम अपने आप को अरेंज करेगा। इसके जो नैरो पोर्शन होता है, जो इसका जो न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस का जो नैरो पोर्शन होता है, ठीक, जहां से ये पूरा रेडिएशन निकलता हुआ दिखाई पड़ता है, उसे माइटोटिक पोल बोलते हैं, इसे माइटोटिक पोल कहते हैं। और ब्रॉडेस्ट पोर्शन को क्या बोलते हैं, इसे हम इक्वेटर, इसे हम इक्वेटर बोलते हैं इसको, ठीक है, ठीक। इन हायर एनिमल सेल द सेंट्रियोल फॉर्म द माइटोटिक पोल, दे आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस। वेरी वेरी एम्पी, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है बेटा, और कई कई बार एग्जाम में पूछा गया, कई बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है ना। क्लियर? क्या बोला हमने, कहा कि ये नाभिक की स्पिंडल उपकरण के निर्माण में भी भाग लेते हैं कि स्पिंडल फाइबर्स ऑर्गेनाइज टू फॉर्म न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस। स्पिंडल फाइबर अरेंज करते हैं अपने आप को, नाभिकीय स्पिंडल उपकरण आते हैं। 8 माइटोटिक पोल, द स्पिंडल फाइबर्स एपर्स टू रेडिएट लाइक रेस, देखो किरणों के समान निकलते हुए दिखाई पड़ते हैं यहां पे ये, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, इनको हम, ये हमें किरणों के समान निकलते हुए दिखाई पड़ते हैं, इसलिए इनको हम एस्टर रेस कहते हैं। याद रखिएगा, एस्टर रेस सीन इन एनिमल सेल, क्या, और एनिमल सेल में जो माइटोसिस होती है उसे हम बोलते हैं एस्ट्रल माइटोसिस। क्या बोलते हैं उसको हम, एस्ट्रल माइटोसिस बोलते हैं, ठीक है ना, या सेंट्रिक माइटोसिस कहते हैं हम। इन एनिमल सेल एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन एस्टर रेज अराइजेस फ्रॉम द सेंट्रियोल। सीधा सीधा एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। सेंट्रियोल्स और एस्टर रेज आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल। देखो मैं अलग अलग प्रकार से बता रहा हूं स्टेटमेंट, क्या ये एग्जाम के क्वेश्चन है, सीधे सीधे पॉइंट के। एनिमल सेल, सेल डिवीजन के समय, एनिमल सेल में सेल डिवीजन के समय एस्टर रेज आपको निकलती हुई दिखाई पड़ती है, सेंट्रियोल से निकलती है। सेंट्रियोल और एस्टर रेज जो है एनिमल सेल में पाई जाती है। और स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं, मतलब कई सारे 4 से लेकर दरअसल 4 से लेकर 30, 4 से लेकर 30 माइक्रोट्यूब्यूल के मिलने पर एक स्पिंडल फाइबर बना होता है। और जो है माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं, इसका मतलब ये कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट है स्पिंडल फाइबर के अंदर, ट्यूबुलिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। दूसरा फंक्शन इनका क्या होता है, जो सेंट्रियोल का या सेंट्रोसोम का दूसरा फंक्शन होता है सीलियोजेनेसिस, ठीक है, सीलिया या फ्लेजिला को प्रोड्यूस करना। तो फ्लेजिलोजेनेसिस वर्ड नहीं होता बेटा, जो साइंटिफिक वर्ड टर्म है ना वो है सीलियोजेनेसिस, फ्लेजिलोजेनेसिस टर्म नहीं है, सीलियोजेनेसिस इज द टर्म जो दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इन लोअर प्लांट सेल लाइक मोटाइल एल्गी and in animals most of the protozoa one or both the central give rise to cilia और flagella के कई सारे लोअर एल्गी जो होती है, हम क्लेमाइडोमोनास की बात करें हम, क्या, तो मोटाइल एल्गी है, ठीक है, लोअर एल्गी है, तो उसके अंदर आपको ये देखने मिलेगा, ठीक है। एनिमल्स प्रोटोजोआ हुआ, हमने कहा कि जो प्रोटोजोआ सीलिया फ्लेजिला के थ्रू मूव करते हैं, जो फ्लेजिलेट प्रोटोजोआ होते हैं उनमें आपको ये देखने मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये सेंट्रल सीलिया फ्लेजिला को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जब सेंट्रियोल सीलिया या फ्लेजिला को प्रोड्यूस करते हैं उस समय इनको हम बेसल ग्रेन्यूल, बेसल बॉडी या ब्लेफरोप्लास्ट कहते हैं। 3 बार ऑल इंडिया पीएमटी में पूछा गया, ठीक है। जब सेंट्रियोल सीलिया या फ्लेजिला को प्रोड्यूस करते हैं तब इनको बेटा हम बेसल ग्रेन्यूल, बेसल बॉडी या ब्लेफरोप्लास्ट भी कहते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम एक्स्ट्रा स्ट्रोक पॉइंट लिखते हैं, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रोक पॉइंट्स को हम नोट करते हैं बेटा, ठीक है। The microtubule of centriole are rich in ATP as enzyme which utilize ATP। ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेंट्रियोल के पास जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं उनमें ATP एज एंजाइम भी जो होता है उनके पास में, और इसलिए ये ATP का उपयोग कर पाते हैं, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अराउंड द सेंट्रियोल के पास में स्फीयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल बनाया था ना हमने ऐसा ट्रिपलेट फाइबर के ऊपर यहाँ पे हमने कुछ ब्लैक बनाया था, लिखा, मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल है, पेरिस सेंट्रोलर सैटेलाइट कहते हैं इसको। तो सेंट्रल के में जो आपको ट्रिपलेट फाइबर के ठीक ऊपर आपको जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल देखने मिलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम पेरिस सेंट्रोलर सैटेलाइट या मैसूल्स कहते हैं। और संभवतः साइंटिस्ट ये मानते हैं कि इसके अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो चार्ज प्रोटीन होता है और वो माइक्रोट्यूब्यूल के अरेंजमेंट में रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है पर ऐसा कहा जाता है कि ये वो इलेक्ट्रॉन डेंस प्रोटीन होते हैं, ये वो इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल होते हैं जो कि माइक्रोट्यूब्यूल के अरेंजमेंट में जो है उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, कि परहैप्स दिस हेल्प इन द असेंबली ऑफ न्यू सेंट्रियोल, और इसलिए ये नए सेंट्रियोल के बनने में भी रोल प्ले करते हैं। तो याद रखिएगा, सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल ऐसे कंपोनेंट हैं जो जिनमें डीएनए नहीं होता है पर ये अपने आप को डुप्लीकेट कर सकते हैं, ठीक है। सेंट्रियोल ऑक्युपाई ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द सेल एंड मे बी एक्सियल और एपिकल के, ऐसा कहा जाता है कि सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम, अब क्यों बोला हमने सेंट्रोसोम वर्ड यूज किया, मतलब सेंट्रो मतलब सेंटर में,
सोम मतलब बॉडी स्ट्रक्चर के कोई भी सेल जो होती है उसका ज्योमेट्रिकल जो बीच वाला हिस्सा होता है, ज्यामिति रूप से देखें, ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो उसका सेंट्रल पॉइंट होता है ना, अक्सर सेंट्रोसोम वहां पर देखने मिलता है, अक्सर सेंट्रोसोम वहां पर देखने मिलता है, इसलिए इसको सेंट्रोसोम कहा गया, ठीक है ना। सेंट्रियोल में जैसे मैंने कहा ना कि कोई भी सेल जो होगी उसका ज्योमेट्रिक सेंटर जो होगा ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में सेंट्रोसोम वहां देखने मिलेगा, इसलिए इसको हम सेंट्रोसोम कहते हैं। सेंट्रियोल में दो ट्रिपलेट के बीच का एंगल कितना होगा? 40 डिग्री। अरे भाई 360 डिग्री का पूरा सर्कल होता है, 9 ट्रिपलेट फाइबर है, डिवाइड कर दिया तो 40 डिग्री दो ट्रिपलेट फाइबर के बीच का एंगल आ गया। सेंट्रियोल कहां नहीं होते? सेंट्रियोल प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते, डायटम में नहीं होते, ईस्ट में नहीं होते और एंजियोस्पर्म के अंदर आपको देखने नहीं मिलते। okay? यहां पर सेंट्रियोल आपको कभी भी देखने नहीं मिलेंगे। क्लियर? ठीक। मोटाइल प्लांट सेल जिनमें सेंट्रियोल होता है वो क्या है? वो है स्पर्म ऑफ ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, जूस्पोर ऑफ एल्गी एंड मोटाइल एल्गी के। ये ऐसे प्लांट स्ट्रक्चर है जहां पर सेंट्रियोल आपको देखने मिलेगा। के तो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के मेल गैमेट को तैरकर फीमेल गैमेट तक पहुंचना पड़ता है, एंड वाटर इज एसेंशियल फॉर द फर्टिलाइजेशन, तो सो दे हैव सेंट्रियोल्स के। और जो क्लेमाइडोमोनास के जैसी मोटाइल एल्गी होती है उसमें भी आपको सेंट्रियोल देखने मिलेगा आपको, क्या। और जूस्पोर एल्गी के जो मोटाइल होते हैं उनमें देखने मिलेगा आपको, के। माइक्रोट्यूब्यूल जो ट्रिपलेट फाइबर आपके इसमें सेंट्रियोल में पाए जाते हैं उनको हम ए बी सी नाम देते हैं उनको हम, ठीक है। हर एक माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है उसको कितना होता है? वो 25 नैनोमीटर डायमीटर का होता है, पता है हमको, के। और माइक्रोट्यूब्यूल ए जो होता है वो सी से ज्वाइन करता है, इसको हम एसी लिंकर कहते हैं। तो एग्जाम में कभी सिंपल सा बेटा क्वेश्चन आता ना कि एसी लिंकर का संबंध किस चीज से, ठीक है। द टर्म एसी लिंकर इज रिलेटेड टू, आंसर है इसका सेंट्रियोल, के। वेयर यू विल फाइंड द मेस्यूल्स और पेरीसेंट्रलर सैटेलाइट, तो यू विल फाइंड द मेस्यूल्स और पेरीसेंट्रलर सैटेलाइट इन द सेंट्रियोल्स, ठीक है ना। क्लियर? और स्पोक जो होते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल ए से ज्वाइन करते हैं, सेंट्रल हब तक उसको जोड़कर रखते हैं, ठीक है। सेंट्रियोल्स नॉट हैविंग डीएनए बट कैन रेप्लिकेट देमसेल्फ, के। सेंट्रियोल में डीएनए नहीं होता है पर ये अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना। ठीक। बेसल बॉडी क्यों इंपॉर्टेंट होती है सीलिया फ्लिजिला बनाने के लिए? क्योंकि बेसल बॉडी जो होती है सेंट्रियोल से बनी होती है, ये माइक्रोट्यूब्यूल का 9+2 अरेंजमेंट यानी एक्सोनिम के फॉर्मेशन में डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। तो हम कहते हैं कि दे आर बेसिकली एक्ट एज दी माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, एमटीओसी के। तो एमटीओसी का मतलब होता है बेटा माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, के। तो ये बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल को ऑर्गेनाइज करके 9+2 अरेंजमेंट तैयार करती हैं, एक्सोनिम को बनाती हैं और इसी से सेंट्रियोल बन पाता है, के। तो बेसल बॉडी को कई बार इसी से जो है वो आपका सीलिया फ्लिजिला बन पाता है। तो एक्चुअली में बेटा बेसल बॉडी को आप सीलिएटेड सेंट्रियोल भी कहते हैं, के। ऐसा सेंट्रियोल जिसमें सीलिया होता है या फ्लिजिला होता है उसको हम जो है वो बेसल बॉडी कहते हैं या सीलिएटेड सेंट्रियोल कहते हैं। तो ये ध्यान से बात सुनेगा, सेंट्रियोल के पास में जो इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल है ना वो माइक्रोट्यूब्यूल के अरेंजमेंट में रोल प्ले करते हैं और वही डायरेक्शन दिखाते हैं कि सीलिया फ्लिजिला में 9+2 अरेंजमेंट कैसे बनना है, के। तभी तो इनका खुद का अरेंजमेंट तो 9+0 है, वहां 9+2 कैसे आ गया? किसी ने गाइड किया होगा। तो ये जो सेंट्रियोल जो होता है ये गाइड करता है 9+2 अरेंजमेंट के लिए, उससे एक्सोनिम बनता है, फिर एक्सोनिम का साइज बढ़ने लगता है तो मेम्ब्रेन को उससे उभर के बाहर आ जाता है, ठीक है, बन गया सीलिया फ्लिजिला। स्टीरियोसीलिया आर सीलिया लाइक, सीलिया के समान दिखाई पड़ते हैं पर ये इमोबाइल होते हैं, इनमें बेसल बॉडी नहीं होता है, माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता है। ये आपको एपिडिडाइमिस में देखने मिलेंगे आपको और इंटरनल ईयर में देखने मिलेंगे। ये पॉइंट मैंने आपको यहां इसलिए बताया, ये दिस इज पॉइंट इज फ्रॉम द एनिमल टिश्यूज, क्योंकि सीलिया और स्टीरियोसीलिया में कई बार डिफरेंस एग्जाम ऑप्शन आ जाता है बेटा, तो आपको पता होना चाहिए। स्टीरियोसीलिया इतना दिमाग में रखो, स्टीरियोसीलिया इज नॉट नॉर्मल सीलिया, ये सीलिया के समान दिखाई देते हैं हमको लेकिन ये इमोबाइल, स्टीरियोसीलिया वे सीलिया होते हैं जो जिनमें कि आपको जो इमोबाइल होते हैं, इनमें माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है। ये केवल हमको कहां देखने मिलते हैं? हमको ये देखने मिलते हैं इंटरनल ईयर में देखने मिलते हैं और एपिडाइमिस में देखने मिलते हैं। क्या काम करते हैं हम एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब बात करेंगे, ठीक है ना। देखिए ये हम देख रहे हैं एमटीओसी सेंट्रोसोम, ये अपने आप को अरेंज करेगा और क्या करेगा? ये 9+2 एलिमेंट को प्रोड्यूस करके जो है वो सीलिया फ्लिजिला को प्रोड्यूस करने में रोल प्ले करेगा, ठीक है। एटीपी एज एक्टिविटी प्रेजेंट इन द डायनिन प्रोटीन। अब डायनिन प्रोटीन कहां से आ गया ये? अरे भाई जब हम पढ़ रहे थे बेटा सीलिया फ्लिजिला पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था कि ये डुप्लेट फाइबर इसके आगे ये डायनिन प्रोटीन की आर्म होती है और ये नेक्सिन से बना स्पोक होता है, ठीक है। बीच में ये सेंट्रल हब था, याद आया? ठीक है कि भूल गए? इतनी जल्दी नहीं भूला करो, ठीक है। ये नेक्सिन प्रोटीन से बना होता है, भूलना नहीं है। और ये
डायनिन प्रोटीन से बना होता है, इसमें आर्म होता है डुप्लेट के सामने और इसमें एटीपीएज एक्टिविटी होती है, ठीक है। वास्तविक सीलिया को हम काइनोसीलिया कहते हैं। एक्सोनिम का मतलब होता है 9+2 रेजिमेंट ऑफ सीलिया फ्रिजिला करके, ठीक है। याद रखिएगा जो सीलिया फ्रिजिला के डुप्लेट फाइबर होते हैं वो सीधे नहीं होते, बल्कि वो 10 डिग्री एंगल पे झुके होते हैं, यानी हम जो देख रहे हैं ना ऐसे ये डुप्लेट फाइबर है, ये थोड़े से झुके हुए, थोड़े से अपने एक्सिस पे झुके होते हैं, तो ये झुकाव इनका टिल्ट होते हैं और ये 10 डिग्री के एंगल पे टिल्टेड पाए जाते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो चलिए, तो आज के लेक्चर में हमने बहुत सारा पढ़ा, हमने बहुत इंफॉर्मेशन थी, बड़ी सारी इंफॉर्मेशन थी। तो हमने क्या कवर किया, हमने सीलिया फ्रिजिला को कवर किया, सेंट्रोसोम को देखा हमने, सेंट्रो को देखा हमने, माइटोटिक स्पिंडल, न्यूक्लियर स्पिंडल के एपरेटस क्या होता है उसको देखा हमने, ठीक है ना बेटा, एस्टर रेस क्या होते हैं उसके बारे में बात किया हमने, ठीक है। तो बहुत सारी चीजों को हमने यहाँ पे कवर किया। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम इससे आगे बढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, मैंने कहा ना आपसे कि हमको ये चैप्टर भी एज सुन एज पॉसिबल कवर करना ताकि हम जो है नए चैप्टर में एंटर कर सके बेटा। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते बेटा, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.